मीडिया चैनल के सभी भाइयों को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आस्था चैनल आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास आए हो, ये दोनों दिन आपका लाइव होता रहेगा। डीडी न्यूज है, लोकसभा चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं ये सब आप देख रहे हैं। हमारे भाई मीडिया के यहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरे विश्व के अंदर ये प्रसारित हो रहा कार्यक्रम। मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अब मैं निवेदन करता हूँ, आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत के माननीय यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर। एक बार कर्तव्य भरी से हम आपका स्वागत करते हैं। हम जब आपको मिलने के लिए गए तो बहुत पूरे प्रसन्नता के साथ हमको खिलाया पिलाया और बोले तुम इस बारे में कोई चिंता मत करो, और आपके पीर से तुरंत अगले दिन हमको फोन करके कहा कि ये काम आपका हो जाएगा, चिंता न करो। ऐसे माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी का हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से, सभी अधिकारियों की ओर से, आप सबकी ओर से और यहाँ मंच पर जितने भी बैठे हैं आप सबकी ओर से भी हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं भूल जाऊंगा जितने भी माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि डीयू के, जेएनयू के, जामिया मिलिया के, यहाँ जितने भी और विश्वविद्यालयों के तमाम रिसर्च स्कॉलर यहाँ पेपर पढ़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन मैं ये भी करूंगा क्योंकि आप कृषि से संबंधित हैं, उसके जो रिसर्च पेपर आएंगे, जो अच्छे उसमें विद्वानों के रिसर्च पेपर होंगे, जो मॉडर्न तरीके से उसमें चिंतन होगा, उसके प्रकाशन का कार्य भी यदि मंत्रालय की ओर से हो जाए तो गारंटी आगे बढ़ जाएगा। मैं आपसे इसकी याचना करता हूँ, इन शब्दों के साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री, सभी को प्रणाम। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन का आयोजन संपन्न हो रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मध्य विराजमान भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है। लोकसभा के हमारे पीठाधीश्वर माननीय श्री ओम बिरला जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना और उसको मूर्त रूप देने के लिए जिनका प्रयत्न है, ऐसे कार्यक्रम के मुख्य प्राणभूता परम पूज्य संत चिदानंद जी महाराज, इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान स्वामी आर्यवेश जी, आचार्य प्रेमपाल सिंह जी, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आचार्य प्रद्युमन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल जी, आईसीआर में पूरे देश में कृषि शिक्षा का भार जिनके ऊपर है, ऐसे डॉक्टर अग्रवाल साहब, और इस अवसर पर विराजमान सभी संत जन, विद्वत जन, विद्यार्थीगण, मीडिया के मित्र और उपस्थित सज्जनों, आज आप सब वेद विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और आप सबका
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है जब वेद से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का यह विशाल कार्यक्रम हमारे कृषि शिक्षा विभाग के इस परिसर में संपन्न हो रहा है। यहां पर कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी मौजूद हैं, कृषि वैज्ञानिक गण भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि यह पूरा विमर्श सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो मदद करेगा ही, लेकिन हमारे वेदों की जो रोशनी है वो सब तक पहुंचे, उस दिशा में भी यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चिदानंद जी महाराज संत तो हैं ही और संत की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन सामान्य तौर पर हम सब यह जानते हैं कि संत वही जो साधना में रत है और साधना वही जो परम गति को प्राप्त कराए। लेकिन साधना के साथ साथ ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है, तो भक्ति तो जरूरी है, साधना भी जरूरी है, लेकिन कर्म साधना का भी महत्व वैसा ही है। और मैं समझता हूं चिदानंद जी महाराज साधक तो हैं ही, लेकिन कर्म साधना के भी वे अतुलनीय अग्रदूत हैं। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज वेद विज्ञान सम्मेलन में हम सबके मध्य उपस्थित हैं, लेकिन इसके पूर्व भी चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का विषय हो, चाहे गंगा जी को निर्मल करने का विषय हो, गंगा जी के किनारे जैविक खेती का विषय हो, पर्यावरण की रक्षा का विषय हो, ऐसे अनेक विषय और ज्वलंत प्रश्न देश और दुनिया के साथ खड़े हुए हैं। उन सबको समाधान मिले, उन सबके साथ सहकार हो, उन सबके निमित्त जागृति आवे, लोग उनके समाधान के लिए एक मंच पर आएं। इस दृष्टि से भी चिदानंद जी महाराज का जो योगदान है, उस योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं वो कम ही है। आज उन्हीं की प्रेरणा से यह विशद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि दुनिया तो एक है, दुनिया की समस्याएं भी एक जैसी हैं, लेकिन दुनिया में अलग अलग देशों के पृथक पृथक चिंतन हैं। लेकिन इन सब का विश्लेषण करें तो ध्यान में आएगा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके चिंतन में देश के साथ साथ विश्व के कल्याण की भी भावना निहित है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर विचार करते हैं
उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और यह भाव सिर्फ नारे के लिए नहीं, पुस्तक के लिए नहीं, भाषण के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे कृतित्व से भी और हमारे व्यक्तित्व से भी झलकता हुआ दिखाई देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज दुनिया में इस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। यह सच है कि हमारे भारतीय ग्रंथ वेद, इसकी कोई तुलना नहीं है। मैं समझता हूं कि वेद इतना विशद है कि अभी हजारों साल लग जाएंगे वेदों पर अनुसंधान करते करते। समय कम पड़ जाएगा लेकिन अनुसंधान पूरा नहीं होगा। ऐसा कुछ दुनिया में नहीं है जो हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने वेदों में उल्लिखित नहीं किया हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैदिक रीति, वैदिक नीति, वैदिक संस्कृति और वैदिक कृषि और वैदिकता का भाव, यह निश्चित रूप से भारत को ही नहीं, जो इस पर चलने का प्रयास करेगा उस मानव मात्र का यह जीवन भी सार्थक होगा और उसका परलोक भी सार्थक होगा। इस बात की गारंटी हमारा वेद विज्ञान देता है। आज आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और इन 75 वर्षों में देश ने काफी तरक्की करने की कोशिश की है। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया और अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 में आजादी के 100 वर्ष होंगे। ये 25 वर्ष का जो कालखंड है, इसको प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं। यही सच है। लेकिन मैं आप सबको इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि ये जो 25 वर्ष का कालखंड हमारे सामने है, यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड है। एक समय हम कल्पना नहीं करते थे कि वेदों के अनुसार दुनिया चलेगी, भारत के अनुसार दुनिया चलेगी, प्रकृति के अनुसार दुनिया चलेगी, पूरकता के सिद्धांत पर दुनिया चलेगी, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर दुनिया चलेगी। लेकिन आज पूरे दुनिया में जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर विचार हो रहा है, मैं समझता हूं यह कालखंड भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से समूची दुनिया जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध है, उसको शाश्वत शांति का संदेश देने में पूरी तरह सफलता प्राप्त करेगी। और ऐसे समय पर जब वेद विज्ञान की दृष्टि से विचार हो, शिक्षा में उसका समावेश हो, जीवन के हर पहलू पर हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कालखंड हमें कोई और मिलेगा नहीं। और इसलिए आज हम सब लोगों को इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विचार चल रहा है,
आज का यह कार्यक्रम विचार यात्रा का एक पड़ाव है और मुझे विश्वास है कि जब हम पड़ाव पर पहुंचे हैं तो एक दिन वो जरूर आएगा जब हम मंजिल पर पहुंचने में सफल होंगे। सवाल वैदिक कृषि का नहीं है। वेद तो हर क्षेत्र में है। गणित में जाओ तो वेद गणित है, साइंस में जाओ तो वैदिक साइंस है। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वेद आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जहां तक कृषि का क्षेत्र है, हम सब जानते हैं कृषि मानव जीवन का आधार है और पुरातन काल से कृषि विज्ञान के बारे में कल्पना प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए हमारी संस्कृति में विद्यमान है। वेदों को भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ऋग्वेद हमें बताता है कि गलत रास्ते से धन मत कमाओ, खेती का कौशल्य सीखो, परिश्रम करो और उसके बाद सम्मानजनक धन प्राप्त करो, उससे जीवन यापन करो। अथर्ववेद को अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा अथर्ववेद में खेती की दृष्टि से, हमारी गौ माता की दृष्टि से, बैलों की दृष्टि से, कृषि के उपकरण की दृष्टि से सारा उल्लेख मिलता है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो धरती माता हमको अन्न देती है, खेती करने से पहले उस धरती माता की पूजा करो, आराधना करो, उससे आशीर्वाद मांगो। हे मां, हम खेती करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, अच्छा धन धान्य पैदा हो। यजुर्वेद में देखेंगे तो हमारी सारी फसलों का विवरण हम सबको मिलेगा। वैदिक पद्धति की खेती की तरफ हम विचार करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि आज की भारतीय कृषि पद्धति खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, गाय आधारित खेती कहते हैं, कुछ लोग उसको जीरो बजट खेती भी कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से प्राकृतिक खेती की व्याख्या हमारे यहां भिन्न भिन्न प्रकार के मनीषी करते हैं और मुझे इस बात का गौरव है कि वेदों में जिस प्रकार की खेती की कल्पना की गई है वह प्राकृतिक खेती आज भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकता पर है और उस पर सरकार पूरा बल प्रदान कर रही है। प्राकृतिक खेती और बढ़े और रासायनिक खेती के कारण जो मृदा का क्षरण हो रहा है, जैविक पदार्थों को जो आघात हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, इससे बचाया जा सके, इसके लिए भी प्राकृतिक खेती और वैदिक ज्ञान जरूरी है। इसलिए आज जिस कैंपस में हम बैठे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कृषि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। पूरे भारतवर्ष में कृषि शिक्षा का काम हमारे डॉक्टर अग्रवाल बैठे हैं, ये देखते हैं। लगभग 74 विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय तो अनेक हैं। स्कूली शिक्षा में भी कृषि शिक्षा आवे, इसके भी प्रयत्न हो रहे हैं।
नई शिक्षा नीति का समावेश कृषि शिक्षा में हो, इसे भी समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कृषि शिक्षा में वैदिक कृषि और प्राकृतिक कृषि का समावेश हो, इसका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस बनाकर डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल की कमेटी ने पूरे भारत में लागू करने का काम किया है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैदिक ज्ञान के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। आज देश में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, आईसीआर के हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं और इस बार हम लोगों ने बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है प्राकृतिक खेती को बल प्रदान करने के लिए। इस बार बजट आपने सुना होगा तो 10,000 इनपुट सेंटर खोले जा रहे हैं। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के कवर के अंदर लाना, यह सरकार ने लक्ष्य तय किया है, क्योंकि हम रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में संतुलन बनाना चाहते हैं, मृदा की रक्षा करना चाहते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति को जीवंत रखना चाहते हैं। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने जब योगा की दृष्टि से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया और आज योग विद्या जो भारत की विद्या है वो पूरी दुनिया की मान्य विद्या बन गई, ठीक इसी प्रकार से मिलेट्स कहें, मोटा अनाज कहें, पोषक अनाज कहें, लेकिन सामान्य तौर पर यह सब गरीब की थाली का भोजन बनकर रह गया था। जो संपन्न लोग हैं वो धान और चावल का सेवन करने लगे थे। मोटे अनाज को भोजन की थाली में जितना सम्मान चाहिए उसका अभाव हो गया था। परिणाम स्वरूप मोटे अनाज का उत्पादन कम हो रहा था। जब हम अपने देश के बारे में विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा मोटा अनाज छोटा किसान पैदा करता है। मोटा अनाज वर्षा आधारित क्षेत्र में पैदा होता है। मोटा अनाज बिना फर्टिलाइजर के पैदा होता है। मोटा अनाज कम सिंचाई में पैदा होता है। मोटा अनाज कम लागत में पैदा होता है और मोटा अनाज पैदा भी होता है, वो पौष्टिकता से भरपूर भी है और मोटे अनाज की खेती जहां होती है वहां भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ने में यह खेती मददगार होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आहार दुनिया को मिले, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मोटे अनाज के विशेषताओं को प्रतिपादित किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यूएन के लोगों ने को। उन्होंने 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया और आज पूरी दुनिया भर में मिलेट्स की धूम है। यह मोटा अनाज हमारे देश में छोटे किसान की ताकत बढ़ाएगा, देश में इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, एग्री स्टार्टअप्स बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारा जो उत्पाद है वो दुनिया भर में लोकप्रिय होगा और हमारे व्यापार को भी इससे बल मिलेगा। स्वाभाविक रूप से इसी दृष्टिकोण के आधार पर आज देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है।
लेकिन जब हम वैदिक खेती की बात करते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ध्यान में आता है कि महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि जो प्राचीन है यह पुरातन है, इसलिए छोड़ देना समझदारी नहीं है, और यह आधुनिक है इसलिए अपना लेना यह भी समझदारी नहीं है। दोनों की अच्छाइयों में समन्वय करके अपना रास्ता तय करना चाहिए, तो ही वो रास्ता ठीक रास्ता हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो ठीक रास्ता हो सकता है, जो भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर सकता है, जो भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर अधिष्ठित कर सकता है, उस रास्ते पर भारत सरकार चल रही है। उस रास्ते को और पुष्ट बनाने के लिए आज का यह वैदिक सम्मेलन निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होगा, सहायक होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि सम्मेलन में विमर्श के जो निष्कर्ष आएंगे, उन निष्कर्षों पर हम गंभीरता से विचार करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। पुनः एक बार माननीय ओम बिरला जी का हृदय से स्वागत, और चिदानंद महाराज जी ने इस कार्यक्रम की आयोजना की, उनको हृदय से धन्यवाद। जय भारत। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अक्षय माँ दीजिए कृषि में कृषस्व, खेती करो जीवन से मत करो, माता भूमि पुत्रों हम पृथ्वी, भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र पुत्रियां हैं का दिव्य उद्बोधन आपने हमारे समक्ष रखा। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विश्व वेद परिषद और परमार्थ निकेतन की ओर से।